तो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इसके सटीक उत्तरों को जानें। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस अध्याय के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। प्रश्न है, डॉबेराइन का त्रिक नियम क्या है? डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? चलिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉबेराइन त्रिक की एक तालिका हमारे सामने आ गई है। डॉबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों के तीन तीन के समूह बनाए, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और इन समूह में उन तत्वों को रखा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान थे। साथ ही साथ इन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। तो डॉबेराइन ने समान गुण वाले तत्वों के तीन तीन के समूह बनाए, इन्हें ही हम डॉबेराइनर के त्रिक कहते हैं। अब डॉबेराइनर का नियम क्या है? डॉबेराइनर ने जब ये त्रिक बनाए तो उन्होंने बताया कि अगर हम इस त्रिक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखें तो त्रिक के मध्य में आने वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यहां पर हमने इसे आपको निकाल कर भी दिखाया है। ये एक त्रिक है जिसमें तीन तत्वों को इन्होंने जमाया है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम व बेरियम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और सबसे नीचे वाले तत्व बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 147 है। इन दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से भाग लगाएं अर्थात इनका औसत निकालें तो आता है 88.5, जो बीच वाले तत्व स्ट्रांसियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग समान है। ये दूसरी त्रिक पर गौर करिए। यहां इन्होंने समान गुण वाले तीन तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को जमाया। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो डॉबेराइन का नियम था कि अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तीन तीन के समूहों में अगर जमाएं तो मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यह है डॉबेराइनर का त्रिक नियम। लेकिन इसमें कमियां क्या थी? यहां हमसे पूछा है डॉबेराइन के वर्गीकरण की सीमा या कमी क्या थी। तो आप गौर से देखें, डॉबेराइन केवल 3 ही त्रिक बना पाए, अर्थात केवल 9 तत्वों को ही वो वर्गीकृत कर पाए। बाकी बचे हुए तत्व डॉबेराइन के त्रिक के आधार पर वर्गीकृत नहीं हो सके, अर्थात डॉबेराइन 3 से ज्यादा त्रिक नहीं बना पाए। ये थी डॉबेराइन के वर्गीकरण की कमी। ये लीजिए, हमारे पास सही उत्तर आ गया है, जो आपको अपनी फेयर कॉपी और परीक्षा में लिख कर आना है। डॉबेराइन का त्रिक नियम: डॉबेराइन ने समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में तीन तीन के समूह में रखा, जिन्हें डॉबेराइन के त्रिक कहते हैं। उसने एक नियम दिया, इसके अनुसार यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच में आने वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व अर्थात ऊपर वाले तत्व और नीचे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसकी सीमाएं देखिए, डॉबेराइन केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिक से नहीं हुआ। चलिए, हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो देखें, न्यूलैंड ने किस तरीके से ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत किया, उन्होंने किस प्रकार तत्वों की तालिका बनाई। तो ध्यान दीजिए, न्यूलैंड ने कुल 56 तत्वों को वर्गीकृत किया, क्योंकि उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इन्होंने हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक आने वाले सभी 56 तत्वों को एक पंक्तिबद्ध क्रम में लिखा। पहले इन्होंने पंक्तिबद्ध क्रम में लिखा। कैसे लिखा? कुछ इस प्रकार। यहां देखिए, हमने कुछ तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया है। तो न्यूलैंड ने भी उस समय तक ज्ञात कुल 56 तत्वों को अर्थात हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। तो उन्होंने देखा कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है, अर्थात
तत्वों को जब जमाया जाता है तो एक निश्चित समय के बाद तत्वों के लक्षणों में समानता देखने को मिलती है। यहां देखिए, इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत करी है और ये इस प्रकार इस श्रृंखला को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थोरियम तक ले गए हैं। तो देखिए, लिथियम को अगर हम पहला तत्व मान लें तो लिथियम के बाद एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद जो 8वां तत्व आ रहा है, इसके गुण लिथियम के समान थे, यानी पहले तत्व के समान थे। फिर 8 के बाद वापस इनने तत्वों को देखा। 8 के बाद फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर जो 8वां तत्व आ रहा है वो फिर पहले वाले तत्व से समानता रख रहा है। इसी प्रकार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण एक जैसे हैं। और अगर यहां हम बेरिलियम की बात करें तो उसके बाद आने वाला 8वां तत्व फिर मैग्नीशियम है, तो इनके गुण एक जैसे हैं। और फिर आने वाला 8वां तत्व कैल्शियम है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण एक जैसे हैं। इसी प्रकार बोरॉन और आयोडीन के गुण एक जैसे हैं। तो जब इन्होंने ज्ञात 56 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया तो इन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व से समानता रखता है। तो इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। साथ ही साथ ये देखिए, उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुण धर्म से समानता रखता है। इन्होंने संगीत के 7 सुरों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रदर्शित किया था। संगीत में आप जानते हैं 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। उसके बाद फिर जो 8वां सुर होता है वो पुनः सा होता है, और रे के बाद जो 8वां सुर आएगा वो फिर रे आएगा। गा के बाद अगर सुरों को गिनना शुरू करें तो फिर 8वां सुर पुनः गा आता है। तो इस प्रकार संगीत के 7 सुरों में 7 सुर के बाद जो 8वां सुर आता है वो फिर पहले सुर के समान होता है, सा, रे, गा, मा। ये देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर आएगा सा, जो पहले वाले सुर से समानता रखेगा। तो संगीत के सुरों के आधार पर इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया और एक तालिका बनाई। देखिए तालिका में गौर से, इन्होंने हर एक तत्व के बाद जो 8वां तत्व आ रहा था वो समानता रख रहा था, तो समानता रखने वाले तत्वों को उन्होंने एक ही समूह में रख दिया। हमने पहले आपको दिखाया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 8वें तत्व हैं, तो इन तीनों के गुण समान थे, तो इन तीनों को एक साथ रख दिया। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण समान थे, तो इन्होंने इन तीनों तत्वों को एक ही समूह में रख दिया, ऊर्ध्वाधर पंक्ति जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर हर 8वें तत्व की समानता पहले तत्व से है, उन्होंने एक तालिका बना दी। लेकिन जब इन्होंने तालिका बनाई तो इन्होंने देखा, या अन्य बाद के वैज्ञानिकों ने देखा, कि कैल्शियम के बाद में आने वाले जो तत्व हैं, कैल्शियम के बाद थोरियम तक आने वाले तत्वों के गुण उनके ऊपर वाले या उसी समूह के तत्वों से समानता नहीं दिखा रहे हैं। तो यह इनकी कमी थी कि ये तत्वों को केवल कैल्शियम तक ही वर्गीकृत कर पाए। कैल्शियम के बाद आने वाले भारी तत्व इस नियम के आधार पर नहीं जमाए जा सके। कैल्शियम के बाद आने वाले जो भारी तत्व थे, जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था, उनके गुण हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समानता नहीं रखते थे। तो नियम क्या हो गया? न्यूलैंड ने तत्वों को संगीत के सुरों के आधार पर जमाया। इन्होंने हर 8वें तत्व की समानता पहले तत्व से होने के कारण उन्हें एक ही समूह में रखा। तो ये तो था न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी तालिका। और कमी हमने आपको बताई कि कैल्शियम के बाद आने वाले जो भारी तत्व थे उन्हें इस तरीके से नहीं जमाया जा सका, क्योंकि बाद में आने वाले हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से समानता नहीं रख रहा था। तो ये लीजिए न्यूलैंड का अष्टक नियम। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। जैसे संगीत का 8वां सुर पहले सुर सा के समान होता है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां या सीमाएं या दोष क्या थे? यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था जिनके परमाणु द्रव्यमान बहुत ज्यादा थे। अक्रियाशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत
मेल नहीं खाता था न्यूलैंड का। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया था, हमने यहाँ पे हटा दिया। पहले यहाँ पे हमने कैल्शियम के बाद उन तत्वों को जमाया था इस तालिका में, लेकिन उनके गुण ऊपर वाले तत्वों से समानता नहीं रखते थे, तो हमने हटा दिया। और यह सिद्धांत केवल कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, तक ही लागू होता है। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी सीमाएं। हमारा तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? यह मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। इसी प्रकार मौजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाते वक्त तत्वों को जमाने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, या मौजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? या आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की थी, तुलना कीजिए। तो यहां पर 5 प्रश्न हैं, कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, आपका उत्तर एक ही होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं मेंडलीफ से। पहले हम देख लें कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्या होता है। आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद कुल धन आवेश, किसी परमाणु के, ये नाभिक है जो हमने बीच में बनाया है, और बाहर ये कक्षाएं हैं जिन्हें हम KLM कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद कुल धन आवेश, कुल धन आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ उदासीन कण न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। अगर नाभिक में मौजूद धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो जो कुल संख्या आती है उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे संकेत A से दर्शाते हैं। जबकि केवल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है, जिसे संकेत Z से दर्शाते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद कुल धन आवेश या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है, तथा उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। यहां पर एक उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया जा रहा है। एक तत्व है X, अज्ञात तत्व, नीचे हमने Z अर्थात परमाणु क्रमांक लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर की तरफ हमने सिर पर परमाणु द्रव्यमान A लिखा है। A अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। यहां उदाहरण है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 जबकि परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो यह है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, अर्थात हर तत्व की विशेषता बताने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है बिल्कुल उसी का, और एक उसका परमाणु द्रव्यमान होता है जो अन्य तत्वों से भिन्न होता है। जैसे हमारे उंगली के फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति के अलग अलग हैं, आंखों की जो रेटिना है, हमारे जीवान के जो स्पर्श ग्रंथियां हैं, ये सब व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार हर तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान अलग होता है। हर तत्व का अपना एक विशेष परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होता है। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को बढ़ते क्रम में जमाया और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता का ध्यान रखा। तो एक तालिका तैयार हुई जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त तालिका कहते हैं। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की आवर्तता का मापदंड अपनाया। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया और इन्होंने देखा कि ऐसा करने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्रमशः बदल रहे हैं और कुछ समय के बाद पुनः उनके गुणों में समानता देखने को मिलती है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम हो गया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया जाए तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्रमशः बदलते जाते हैं और कुछ समय के बाद पुनः उन तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलती है। समान गुण वाले तत्वों को उन्होंने एक ही समूह अर्थात ऊर्ध्वाधर कॉलम में रखा। मौजले ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि तत्व का परमाणु क्रमांक चुना। इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तिता का मापदंड अपनाया। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या हो गया मौजले का? मौजले ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात वही बात कि तत्वों को अगर हम बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाएं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्रमशः बदलते हैं। कुछ समय के बाद उनके गुणों में पुनः समानता देखने को मिलती है। समानता दिखाने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। तो ये दोनों नियम अक्सर परीक्षाओं में आते हैं 2 अंकों में।
तो अगर मेंडलीव का आवर्त नियम आए तो आपको केवल परमाणु द्रव्यमान जोड़ देना है। मोजले का आधुनिक आवर्त नियम आए तो परमाणु द्रव्यमान को हटाकर उसकी जगह परमाणु क्रमांक लिख देना है। बाकी दोनों नियम एक जैसे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी की कमियां बताइए। अर्थात हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखना है या सीमाएं, एक ही बात है, कमी, दोष या सीमा। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया, कमियों को या दोषों को कैसे नई आवर्त सारणी में दूर किया गया, या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही उत्तर में देखने को मिल जाएंगे। ये लीजिए, हमारे सामने उत्तर आ गया है। अगर आपसे पूछा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां लिखिए, तो यहां पर जो अंडरलाइन किया गया है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी है। जैसे मेंडलीव क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं को अन्य तत्वों के साथ रखा, उन्होंने, ये गलती थी, उनकी कमी थी। उन्होंने उत्कृष्ट या अक्रियशील गैसों को अपनी आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया। समस्थानिक एवं समभारिकों के रखने की विसंगति थी, अर्थात गलती थी। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ रहा था। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ना चाहिए पर कुछ जगह पर परमाणु द्रव्यमान घट रहा था। हाइड्रोजन, एक्टिनाइड तथा लैंथेनाइड श्रेणी को सही स्थान नहीं प्राप्त था उनकी आवर्त सारणी में। ये कमियां हैं। अगर कमियां पूछी जाती हैं मेंडलीव की तो आपको ये अंडरलाइन वाली बातों को लिखकर आना है। और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता पूछी जाए तो अंडरलाइन की गई बातों को हटा के बाकी जो बातें लिखी हुई हैं वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। उन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। इनकी आवर्त तालिका में देखिए, कुल 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे जिन्हें हम समूह कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 6 क्षैतिज पंक्तियां थीं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता है कि जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं उनकी संख्या है 7 और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं उनकी संख्या है 6। और गौर से देखिए, इन्होंने अपनी तालिका में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम संकेत ए से दर्शाते हैं, के आधार पर जमाया। अब कमियां क्या थी? पहली कमी थी कि इन्होंने क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुओं को अन्य तत्वों के साथ रख दिया। ये देखिए, आप समूह 1 का कॉलम ए देखें तो यहां पर क्षारीय धातुएं हैं और समूह 2 का ए देखें तो यहां क्षारीय मृदा धातुएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दूसरे तत्वों को भी जमा दिया है। देखो, कॉपर को जमा दिया है, सिल्वर को जमा दिया है, गोल्ड को जमा दिया है। इधर क्षारीय मृदा धातुओं के साथ इन्होंने अन्य तत्व जैसे जस्ता, कैडमियम और पारे को भी जमा दिया है, जबकि उनके गुण क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न है। तो ये इनकी कमी थी कि इन्होंने क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं को अन्य तत्वों के साथ एक ही समूह में रख दिया। आपकी मोसले ने जब आधुनिक सारणी बनाई तो उन्होंने क्या किया जिससे कमी दूर हो गई? तो ध्यान से देखिए, मोसले ने जब आधुनिक सारणी बनाई तो उन्होंने इन समूहों को, प्रत्येक समूह के ये दोनों वर्गों को अलग कर दिया। प्रत्येक समूह के दोनों उपसमूह ए बी को अलग कर दिया। कर दो अलग तो कितने समूह बन जाएंगे? हर समूह में, यहां देखिए, हर समूह में 2 उपसमूह हैं। हर समूह में 2 उपसमूह ए और बी। इन्होंने इन दोनों उपसमूहों को अलग कर दिया। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के बाद यहां देखिए 15, 16, 17 और 17 समूह बन गए और 18वें समूह में उन्होंने उत्कृष्ट गैसों को रखा। तो इस प्रकार इन्होंने हर समूह के दोनों उपसमूह ए बी को एक दूसरे से अलग कर दिया और आवर्तों की संख्या 7 की बजाय बढ़ाकर 18 कर दी। तो इस प्रकार क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं एक दूसरे से, अन्य तत्वों से अलग हो गई। चलिए अगला दोष है इसमें, इन्होंने यहां देखिए कहीं भी निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसें नहीं रखी हुई हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये कहीं भी आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इन्होंने उत्कृष्ट गैसों को अपनी आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया, जबकि मोज़ले ने जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने उत्कृष्ट गैसों को सबसे आखिरी में 18वें समूह में रख दिया। तीसरा है जो इसकी कमी है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, समस्थानिकों एवं समभारिकों को रखने की विसंगति है। आप समझते हैं समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक कभी कभी कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में मिलता है जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसे हम सामान्य हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। इन सबका परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग है। प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम का परमाणु प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 और ट्राइटियम का परमाणु द्रव्यमान 3। तो इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक सबका एक ही है। अब मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया, तो ये तीनों जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तीनों अलग अलग कॉलम में आ जाते, 1 2 3, जो गलत है। तो ये कमी थी जिसको मोजले ने दूर किया। मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया, तो इन तीनों के परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इन्हें कहां रखा जाएगा? पहले समूह के पहले आवर्त में रख दिया जाएगा। तो तीनों समस्थानिक एक ही जगह आ गए, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को रखने की विसंगति थी। समस्थानिक जो कि एक ही तत्व के थे, जिनका एक ही परमाणु क्रमांक था, वो अलग अलग समूहों में रख दिए गए थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया तो यह विसंगति दूर हो गई। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ रहा है। कुछ जगह पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने की बजाय घट रहा है। यहां देखिए 112 के बाद 114 बढ़ रहा है, 114 के बाद 118, 121, 127, यहां पर बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान है। कुछ जगह पर परमाणु द्रव्यमान घट रहा है। यहां पे देखिए, ये यहां घट रहा है। 127 के बाद फिर 126 आ गया, ये तो घट गया। उसी प्रकार एक जगह और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, यहां पे देखिए, यहां भी परमाणु द्रव्यमान कम हो गया। 58.9 के बाद बढ़ना चाहिए था, लेकिन 58.7 हो गया। तो जब मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान लिया, लेकिन कुछ जगह पर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ रहा था, बल्कि बाद में आने वाला तत्व पहले वाले तत्व से हल्का था, जो कि गलत था। तो इसको कैसे दूर किया? इस कमी को आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर जमाया ही नहीं, क्रमांक के आधार पर जमाया, तो यह विसंगति भी दूर हो गई। और अंतिम जो कमी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, वो है कि हाइड्रोजन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को सही स्थान प्राप्त नहीं था। इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को 5वें और 6ठे आवर्त में जमाया था, लेकिन बाद में कई सारे लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों की खोज हुई, उनकी संख्या बढ़ गई। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त और बढ़ा दिया, 7वां, ताकि इन दुर्लभ मृदा तत्व अर्थात लैंथेनाइड एक्टिनाइड को भी आसानी से जमाया जा सके। तो वे थे तो 6ठे और 7वें वर्ग के ही, लेकिन उन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग से रखा गया, तो ये विसंगति भी दूर हो गई। तो प्रश्न आपसे यहाँ कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कमियां लिखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, तो मैंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी दिखाते हुए आपको कमियां बता दी, जो यहाँ अंडरलाइन किया गया है वो कमियां हैं। विशेषताएं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो बाकी चीजें यहाँ पर जो लिखी हुई हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। और बीच वाला प्रश्न कि कैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? पहले प्रश्न को समझें, जब प्रश्न समझेंगे तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि हर तत्व का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो क्या वो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाई है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व की सही स्थिति को दिखा रहा है? क्या हर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आवर्त सारणी में उसकी स्थिति से कोई संबंध है? तो चलिए देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हमारे सामने आ गई मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में गौर से देखें। इस आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर खाने, इन ऊर्ध्वाधर खानों को हम समूह या वर्ग कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है? ये देखिए, समूह, वर्ग या ग्रुप, इनकी कुल संख्या है 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को हम समूह कहते हैं, इनकी संख्या 18 है। जबकि जो क्षैतिज पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं, और आवर्त की संख्या है 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम आवर्त या पीरियड कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 7। और यहां पर देखो, तत्वों को हर एक बक्से में जमाया गया है। ये देखिए, लिथियम को तीसरे बक्से में जमाया है, या हम बोल दें समूह 1 के दूसरे आवर्त में जमाया है। जबकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को 17वें समूह के दूसरे आवर्त में जमाया है। तो क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी स्थिति से मिलते हैं
तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमें करके देखना पड़ेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं, हमने लिथियम लिया है। आवर्त सारणी में देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार लिथियम परमाणु में कुल कोषों की संख्या कितनी हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इसमें पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, उसके बाद वाला दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार लिथियम के परमाणु में कोषों या कक्षाओं की संख्या हुई 2, जिन्हें हम 1, 2 या KL भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिख रहा है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देख लीजिए लिथियम का जो अंतिम कोष है दूसरा L, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। तो संयोजी कोष या अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें 2 चीजें पता चल गई। एक तो उस परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं, तो लिथियम के परमाणु में 2 कक्षाएं हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नया ज्ञान और हमारे को मिल रहा है। कोषों की संख्या आवर्त का निर्धारण करती है। किसी परमाणु में जितनी कक्षाएं होती हैं, जितने कोष होते हैं, वो उस परमाणु की आवर्त संख्या को दिखाते हैं। और उसके अंतिम या संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वह उस तत्व के समूह को दिखाते हैं। तो बताइए लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या आप उसके आवर्त और समूह का पता कर सकते हैं? बिल्कुल। ये रहा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें 2 कक्षाएं हैं, 2 कोष हैं। ये देखिए, तो कोष से हमें पता चल गया कि यह दूसरे आवर्त का तत्व है। कोषों की संख्या आवर्त बताती है। और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 1। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें समूह बताती है। अगर 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले समूह में आएगा। तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उस तत्व का समूह और आवर्त पता चल जाता है। और देखिए बिल्कुल सही जगह पर लिथियम है, पहले समूह के, दूसरे आवर्त में। ये लीजिए, आवर्त सारणी में लिथियम प्रथम समूह के दूसरे आवर्त में स्थित है। अपन एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। यहां मैंने अब उदाहरण लिया है क्लोरीन गैस का। क्लोरीन देखिए, आवर्त सारणी में क्लोरीन Cl कहां लिखा हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। इसके पास कुल कक्षाएं कितनी हो गई, कुल कक्षाएं, कुल कोष 3 हो गए, जिन्हें हम KLM भी कहते हैं। हो गए 3। तो इस प्रकार ये जो कोष की संख्या है ये हमें आवर्त बताती है। तो कुल कोष हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3। तो हमें पता चल गया कि क्लोरीन तीसरे आवर्त का सदस्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्लोरीन में जो अंतिम तीसरी कक्षा है M नाम की, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तो क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो हम उसमें 10 जोड़कर समूह का पता लगाते हैं। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, जो कि 2 से अधिक है। तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे। 7 में अगर 10 जोड़ दें तो आता है 17। तो हमें पता चल गया कि ये 17वें समूह का तत्व है। अब ये दोनों लाइनें कहां कट रही हैं, वहां पर क्लोरीन दिख रहा है आपको? जी हां, वहां क्लोरीन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कक्षाओं का पता कर सकते हैं। कक्षा आवर्त को दिखाती है। हम अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन से समूह का पता कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें आवर्त सारणी में उस तत्व की सही स्थिति पता चल जाती है। तो क्या हुई क्लोरीन की स्थिति? 3 कक्षाएं हैं तो तीसरे आवर्त में, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 7 में 10 जोड़ा 17, तो 17वें समूह है। तो क्लोरीन 17वें समूह के तीसरे आवर्त का तत्व है। इस प्रकार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देख लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद कक्षाओं की संख्या आवर्त को बताएगी और अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह को दिखाएगी, और आप आवर्त सारणी में उस तत्व की सही स्थिति देख लेंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये मैंने केवल समझाया है। उत्तर आप केवल ये नीले रंग की पट्टी में जो लिखा है वह परीक्षाओं में लिख के आना है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से गहरा संबंध है। कोषों की कुल संख्या से तत्व का आवर्त निर्धारित होता है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तत्व का समूह निर्धारित होता है। चलिए हमारे सामने छठा प्रश्न आ रहा है। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है?
आप अपनी आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा, किताब में देखिएगा, आपकी लैब में टंगी हुई होगी चार्ट, उसको देखिएगा। एक आवर्त सारणी आप अपने घरों में भी रखिए, उसे अपनी टेबल पे रखिए। आप जहाँ टेबल पर पढ़ते हैं उसके सामने वाली दीवार पर चिपका लीजिए। आवर्त सारणी को रोजाना देखिए, आपको सारे तत्वों के संकेत, उनका नाम, उनका परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। तो हर तत्व की 3 चीजें तो याद रखती हैं, उसका नाम, उसका संकेत और परमाणु क्रमांक। अगर ये तीनों चीजें याद हो गई तो आप उस तत्व के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो कक्षा 10वीं में आप कम से कम परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों को याद कर लीजिए। तो क्यों रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? देखिए, सबसे अंतवा जो समूह है 18 दिख रहा है आपको, यहाँ पूरी आवर्त सारणी नहीं बनाई हमने। 17वें समूह के बाद, हैलोजन तत्वों के बाद 18वें तत्व में उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को क्यों रखा गया है? चलिए, उत्तर हमारे सामने आ रहा है। पहली बात, 8वें समूह में आने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इन सभी के कोष पूर्ण हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें पता चलेगा कि इनकी सारी कक्षाएं पूरी तरीके से भरी हुई हैं, संतुष्ट हैं। चूंकि इनके सभी कोष भरे हुए हैं, ये किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती, ना तो अन्य तत्व को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना साझा करती हैं, क्योंकि यह पहले से संतुष्ट अवस्था में हैं। इनका अष्टक पूर्ण है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं गैसें, इसलिए इन्हें हम अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैस कहते हैं। तो एक विलक्षण गुण है जो केवल इन्हीं तत्वों में पाया जाता है। चलिए, आगे और भी कुछ हमारे सामने आ रहा है, हम उदाहरण करके देखते हैं। इन्होंने आर्गन का उदाहरण लिया है। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। अब इसके देखिए, इसके सभी कोष अर्थात तीनों कोष पूर्ण है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 भरे हुए हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 भरे हुए हैं। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था भी संतुष्ट मानी जाती है। हर परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। तो यहां देखिए, 8वीं कक्षा, जो तीसरी कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले की 2 कक्षाएं भरी हुई हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण है। इसलिए तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, ना ही साझा करते हैं। अर्थात इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0, 0। संयोजकता क्या है? कोई तत्व अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अब ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना दे रहा है, ना साझा कर रहा है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यह संतुष्ट है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 0। इसलिए 18वें समूह को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। साथ ही साथ इन तत्वों की, 18वें समूह में जो तत्व हमने रखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन तत्वों की खोज अन्य तत्वों से बाद में हुई। सबसे आखिरी में इन तत्वों को खोजा गया, इसलिए पूरी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब किए बिना, उसको बिगाड़े बिना, इन्हें सबसे आखिरी 18वें समूह में रख दिया, क्योंकि इनके लक्षण भी अन्य सभी तत्वों से भिन्न थे। तो इन तीनों बातों को आप समाहित कर दीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चूंकि उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील हैं, किसी से क्रिया नहीं करती, प्रकृति में केवल वायुमंडल में स्वतंत्र या मुक्त रूप से बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इनका पता आवर्त सारणी बनने के बाद चला, इनके गुण अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में सभी तत्वों से अलग समूह 18 में रखा गया है। चलिए, 7वां प्रश्न आ गया हमारे सामने। किस तत्व में, हमें बताना है, यहां पर अलग अलग प्रश्न हैं, ए से लेकर ई तक, हमें इनके आधार पर तत्व की पहचान करना है। किस तत्व में कुल 2 कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो कौन सा तत्व होगा हमें बताना है। यहां पर बी नंबर में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8, 2। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें तत्व को पहचानना है कि यह किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आसान है, करके देखेंगे, सब आसान है। चलिए करके देखते हैं। पहला प्रश्न हमने ले लिया, 2 कोष दोनों भरे हुए, तो 2 कोष अर्थात पहला और दूसरा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 हमने भर दिए। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 हमने भर दिए। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसमें 2 कोष हैं और दोनों भरे हुए हैं, पहले में 2, दूसरे में 8। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन को जोड़ दीजिए अंकों को, 8 धन 2 10, तो परमाणु क्रमांक 10 हो गया। तो एक तो आप परमाणु क्रमांक से पता कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 10 आ रहा है, तो ये कौन सा तत्व होगा। चलिए और सरल करते हैं। ये हमने इसका परमाणु मॉडल या इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख तैयार किया है। पहली कक्षा भरी हुई है 2 इलेक्ट्रॉनों से, दूसरी कक्षा भी भरी हुई है 8 इलेक्ट्रॉनों से, कुल परमाणु क्रमांक 10। परमाणु क्रमांक से नहीं पहचान सकते तो हम इसका आवर्त और समूह पता कर लो। इसमें 2 कक्षाएं हैं, तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। साथ ही साथ अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में हम 10 जोड़ दें तो आता है 18, अर्थात 18वें समूह का तत्व है। तो हमें यह भी पता चल गया कि 18वें समूह के दूसरे आवर्त का तत्व है। देख लीजिए आवर्त सारणी में कैसे पता किया है, मैं एक बार और बता दूं। एक तो तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परमाणु संख्या या क्रमांक पता कर लें,
अब अगर आपको परमाणु क्रमांक 10 पता है कि नियोन का होता है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि वह तत्व नियोन है। नहीं तो आप अब उसका आवर्त पता करिए, चूंकि यहाँ पर 2 कक्षाएं हैं K और L, तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य होगा। ये दूसरे आवर्त में मैंने लाइन खींच दी। और इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें हम 10 जोड़कर उसका समूह पता कर सकते हैं। 18वें समूह का तत्व है, 18वें समूह में लाइन खींच दी। दोनों लाइनें जहाँ काट रही हैं वो एक अज्ञात तत्व है। तो आप समूह और आवर्त का पता करके भी तत्व को पहचान सकते हैं। तो हमारे तत्व की जानकारी लग गई कि वह तत्व है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 10, जो 18वें समूह के दूसरे आवर्त का सदस्य है। ये लीजिए उत्तर आ गया हमारे सामने नियॉन। चलिए अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, इनको जोड़ दिया 12 आया, तो परमाणु क्रमांक 12। अगर आपने याद कर लिया है, मैंने कहा आपसे कि आप 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को याद कर लें, तो आप सीधे बता सकते हो कि 12 परमाणु क्रमांक इस तत्व का है और आपका उत्तर पता चल जाएगा। नहीं तो आप उसका आवर्त और समूह ज्ञात करिए। इसमें चूंकि 3 कक्षाएं हैं इसलिए ये तीसरे आवर्त में आएगा। और आगे आखिरी में देखिए अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो ये दूसरे समूह का सदस्य होगा। तो आवर्त सारणी में देख लीजिए 3 कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो ये तीसरे आवर्त का सदस्य हो जाएगा। हमारी आवर्त सारणी फिर आएगी हमारे सामने, ये लीजिए। तो ये 3 कक्षाएं हैं, तो ये क्या हो रहा है, तीसरा आवर्त है। तो आप देख लीजिए ये तीसरे आवर्त में आ रहा है और चूंकि अंत में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा समूह, तीसरे और दूसरे में जहां पर लाइनें मिल रही हैं वहां मैग्नीशियम आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा वो तत्व मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है कुल 3 कोष और अंतिम जिसे हम संयोजी कोष कहते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैंने 3 कोष बना दिए KLM, और 3 कोष हैं तो पहला पूरा भरता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो पूरा भर गया दूसरा कोष। फिर तीसरे में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, केवल 4, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 कक्षाएं हैं, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं इस आधार पर आप 2 8 4, 3 कक्षाएं, पहली 2 संतुष्ट, अंतिम तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक हो गया कुल 14। तो 14 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा तत्व आप लिख दीजिएगा। नहीं तो इसका समूह और आवर्त पता करें। अंत में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में 10 जोड़ दें 14 आ गया। तो 14वें समूह का और 3 कक्षाएं तो तीसरे आवर्त का सदस्य है। तो देख लीजिए ये 14वें समूह और ये 14वें समूह और ये तीसरा आवर्त का सदस्य है। ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, सल्फर पर मिल रही हैं। तो ये आपका उत्तर पता चल गया। हमारा वो अज्ञान तत्व कार्बन के पास सॉरी सिलिकॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कुल 2 कोष तथा अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो लीजिए मैंने 2 कक्षाएं बना दी और अंतिम अर्थात दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन बता दिए। कुल परमाणु क्रमांक हो गया 5। ये इसका परमाणु मॉडल है और ये हमने इसका समूह पता कर लिया। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज़्यादा होते हैं तो हमें 10 जोड़ना पड़ता है। 3 में 10 जोड़े 13, तो 13वें समूह का तत्व हो गया। और 2 कक्षाएं हैं तो ये दूसरे आवर्त में आएगा। तो 13वां समूह कहाँ पर है आवर्त सारणी में, ये, और दूसरी कक्षा दूसरा आवर्त ये। तो दोनों कहाँ पर लाइनें कट हो रही हैं, बोरॉन में। तो आप परमाणु क्रमांक से या फिर समूह और आवर्त जानकर तत्व का पता कर सकते हैं। तो उत्तर आपके सामने आ गया बोरॉन। हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है ई नंबर का। दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल कोष कितने हुए, 2। पहले कोष से दूसरे कोष में दुगने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कोष में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 आते हैं। और दूसरे कोष में कितने रखेंगे हम, उन्होंने कहा है पहले कोष से दुगने डबल, तो 2 के डबल कितने होते हैं, 4। तो हमने 2 कोष बनाए, पहले कोष में 2 और दूसरे में उससे दुगने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस प्रकार परमाणु क्रमांक हो गया 6। इससे आप तत्व की पहचान करिए। परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है, कुछ याद आ रहा है, जी हाँ कार्बन का होता है। ये इसकी परमाणु मॉडल है और चूंकि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में 10 जोड़ो तो ये 14वें समूह का तत्व हो जाएगा। और 2 कक्षाएं हैं तो ये दूसरे आवर्त में आएगा। तो 14वें समूह का दूसरा आवर्त ये हो गया हमारा 14वें समूह का दूसरा आवर्त, मिल गया हमें हमारा कार्बन तत्व। तो इस प्रकार आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, परमाणु क्रमांक से या समूह और आवर्त से तत्वों की पहचान कर सकते हैं। ये नीली पट्टी वाला उत्तर आपको लिख कर आना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नाम बताइए, फिर तत्वों के नाम बताना है। 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्व बताना है जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अंत में 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात ये किस समूह का सदस्य हुआ, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात ये समूह 1 का सदस्य हुआ।
क्योंकि हम जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह का निर्धारण करती है, या उल्टा समूह की संख्या द्वारा हम उस तत्व के अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अंत में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे आवर्त सारणी के समूह एक का तत्व हो जाएगा। तो हमें ऐसे कितने तत्व निकालना है? उन्होंने कहा है कि ऐसे 3 तत्व बताइए जिनके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो। अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन समूह को दिखाते हैं। अगर अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वे सभी तत्व समूह 1 के कहलाएंगे। अब इसमें से कोई से भी 3 तत्व आप लिख दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, कोई सा भी यहां पर आप उत्तर लिख सकते हैं। ये लीजिए, हमने यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिख दिया। अब दूसरा देखिए, बी नंबर का प्रश्न, 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ऐसे 2 तत्व लिखना है जिनकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हों। तो फिर उसी बात को दोहराइए, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात कौन से समूह के तत्व हैं ये? यस, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात ये समूह 2 के तत्व हैं। अब समूह 2 में से कोई भी 2 तत्व यहां पे लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। ये लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम लिख दिया। अब अगला बी नंबर, जो सी नंबर का प्रश्न है, 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण है। बाहरी कोष पूर्ण, बाहरी कोष पूर्ण होने का अर्थ है 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अगर किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसे पूर्ण या संतुष्ट अवस्था मानते हैं। तो बाहरी कोष पूर्ण यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाले हमें 3 तत्व लिखना है जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो कैसे पता चलेगा? इनका समूह पता करो। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात 8 में 10 जोड़ो 18, तो 18वें समूह के तत्वों की बात हो रही है। 18वां समूह यहां पे गौर करें, कहां पे है? यहां पर 18वां समूह आ रहा है ये। तो अब यहां से आप कोई से भी 3 तत्व लिख सकते हैं। इन सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों होंगे 8 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 11 के बाद जो समूह आ रहे हैं 11 से 18 तक, अगर इन समूह में से अगर हम 10 घटा दें तो हमें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। तो 18वें समूह में से 18 में से 10 घटाया 8, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपको 3 तत्व बताना है जिनके बाहरी कोष पूर्ण है। बाहरी कोष पूर्ण है अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता करें? 8 में 10 जोड़ दीजिए, ये 18वें समूह के तत्व हैं। 18वें समूह में देख लीजिए निष्क्रिय गैसें रखी गई हैं, इसमें से कोई सी भी 3 गैसें यहां पर लिख दीजिए और आपका उत्तर तैयार हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 गैसें लिख दी, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत